हैं, जैसे हमें अछूत कहा गया या शूद्र कहा गया, तो जो जितना भी हमारा मूल निवासी है वो शूद्र नहीं, वो शुद्ध है। शुद्ध को शूद्र बना दिया इन्होंने। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो तो अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहते थे, लेकिन बाहर से ये लोग जो आए, भीख मांगने का काम किया, जोड़ तोड़ का काम किया, और इसके बावजूद कोई परिवार सहित नहीं आए थे। आज ये दीपावली का माहौल आसपास सुन रहे होंगे, इस तरीके से आवाजें आ रही हैं, धूम धड़ाका मचा हुआ है, किस तरीके से पैसे की बर्बादी हो रही है, इससे किसी को कोई लाभ नहीं होता है, नुकसान ही होता है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सारा का सारा प्रदूषण जो है ये फैल जाता है, वातावरण की सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो आज महिला विशेष है हमारा, तो महिलाओं के विषय में भी हम इन्हें बताना चाहेंगे। समर संघ में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, और बहनें जो हमारा ये पोर्टल संभालती हैं 3 दिन मतलब 10, 20, 30 को, और इसके अलावा बृहस्पतिवार को 2 बजे से उनकी मीटिंग होती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम समर संघ ने इस चीज को समझा, इस गरिमा को समझा कि वास्तव में हमारी आधी जनसंख्या अगर चूल्हे तक सीमित रह गई तो हमारा भविष्य आगे अच्छा नहीं रहेगा। और बहनों ने करके दिखाया है कि भी पीछे नहीं, अगर उनको अवसर मिलता है तो कहीं भी पीछे नहीं है। हमारा इतिहास भी नारी शक्ति के विषय में स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ है, और पुरुष के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। चाहे हमारे शिवाजी महाराज हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हों, चाहे हमारे भगवान बुद्ध हों, इन सबको जन्म देने वाली माँ ही रही, इनकी निर्माता भी माँ ही रही। तो इस भूमिका को भी हमें समझना पड़ेगा, लोगों वाली इतिहास को भी जानना पड़ेगा। अगर हम एक ऐसी महिला अहिल्याबाई होलकर, वो इतिहास का गौरव, तो बड़ा ही स्वर्णिम काल था। उनके साथ जो एट्रोसिटी हुई, फिर भी उस महिला ने जो करके दिखाया, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं कर पाए। जिस तरीके से हमारी बहन सावित्रीबाई फुले ने वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिख गया। मतलब बहुत सारी महिलाएं हमारे लखनऊ में, हुदा देवी, डिग्री पासी, बहुत सारे इतिहास को गौरवान्वित करती हैं। जरूरत पड़ी तो उन्होंने बंदूक उठाई, सेना का नेतृत्व किया, और अंत में देश हित में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज की जो स्थिति है, समर संघ में बहनें कंधा से कंधा कर चल रही हैं, और हमारा पिछला इतिहास भी नारी शक्ति का ही था। शिकार करने के लिए जाती थी, पाठ करती भी थी, और अपने पति जो उनके राजा होते थे उनको प्रेरणा भी देती थी। ये सारी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? नारी शक्ति से। और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने
भविष्यवाणी भी किया है कि 21वीं दशदी नारी शक्ति का है। ये हमें दिखाई भी देता है। हम अगर अपने घर परिवार में भी देखें, हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पिताजी उस जमाने में पढ़े लिखे थे, लेकिन हमारी बहनें पढ़ गई। हमारी जो सिस्टर हैं 5 में जीजीआईसी में लेक्चरर हुई। तो जीजीआईसी में लेक्चरर होने के बाद एक उदाहरण बन गई समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए एक उदाहरण बन गई। आज उनकी 82-83 साल की उम्र है, लेकिन आज भी वो पूर्ण स्वस्थ है। उन्होंने 2 बेटे जन्म दिया, 2 बेटों का। ये कौन रहा था? पायलट ऑफिसर। आपने जो हम लाए थे वो खा लिया था? हाँ, इंजीनियरिंग करने के बाद पेट खराब होता है इससे। मैंने जो है डिफेंस की सर्विस में क्लास 1 अधिकारी पायलट ऑफिसर, जो इंडिया में एक बहुत ही जबरदस्त टेस्ट होता है, उसमें क्वालिफाई करके 60 कमीशन से हुआ। इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान ही उनका प्लेन जो है क्रैश हुआ 96 में। उसमें देश के क्रीम बच्चे 25 बच्चे जोलाहाटी बंगलोर में झुलस के खत्म हो गए। उनका वहां पर स्तूप बना हुआ है, उसमें उनका नाम लिखा हुआ है 25 बच्चों का। और 3 पायलट भी थे, 28 लोग थे। तो उसने भी अपना एक इतिहास बनाया पढ़ाई के द्वारा। दूसरा बेटा बेल में जीएम रैंक पर है। अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी दिनचर्या को भी पूरा करना। और जीजा जी वकील थे, सुबह के अपना कार्य करके, और कभी भी उन्होंने अपनी गैर हाजिरी नहीं दर्ज किया। मतलब इतने डिसिप्लिन में रही वो, क्योंकि हमारे पिताजी खुद ही इतने डिसिप्लिन थे कि हम लोगों को हिंदी और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। पहले उनका लैंग्वेज उर्दू और हिंदी था, क्योंकि उस समय के कागजात जितने बनते थे वो सब उर्दू में बनते थे। तो हम सब लोगों का सुलेख बहुत ही अच्छा हुआ। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर मैं नारी शक्ति को सम्मान मिल रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो घर को जितने अच्छे से संभाल सकती है उतने अच्छे से पुरुष नहीं संभाल सकता है। पुरुष प्रधान समाज होते हुए भी जिन घरों में समता का दर्जा प्राप्त है, वहां जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, असमानता जहां नहीं है। मैंने 3 बच्चे, मेरे 2 बेटे 1 बेटी, सबको समान शिक्षा का अवसर मिला। लेकिन बेटी की प्रतिभा अपने आप में अलग ही है। इस पूरे प्रदेश की डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की स्टेट डायरेक्टर है, और जो भी उससे मिलता है वो प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता, क्योंकि उसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया, हर चीज का अच्छे से अध्ययन किया, हिंदी मीडियम में रही। लेकिन उसने जो क्वालिफिकेशन गेन किया, अपने आप से जो मुकाम हासिल किया, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। मेरा कहने का आशय ये है कि अगर हमारी बहनों को सुअवसर मिले तो क्या नहीं कर सकती हैं। लेकिन हम उनको सदैव पर्दे में रखना चाहते हैं, उनके अंदर शुरू से ही एक हीन भावना भर के रखते हैं। अरे तू लड़की है, हिसाब से रह, हिसाब से चल, ज्यादा बाहर नहीं रहना। कहने का तात्पर्य, अगर बच्चियों को भी, जैसे बेटी मेरी हाई स्कूल इंटर में रही, जूडो कराटे भी उसने, मैंने ट्रेनिंग दिलाई, हर चीज की ट्रेनिंग उसको दी गई, कि जैसे कभी भी उसको ये ना लगे कि हमें सुअवसर नहीं मिला। तो जो हमारा इतिहास का गौरव है, भगवान बुद्ध के संघ में भी भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ दोनों थे। जो उनकी आचार संहिता थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी।
उस आचार संहिता के द्वारा ही वो अपने आप में इतना मजबूत रहती थी कि उनको कोई गलत दृष्टि से देख नहीं सकता था, क्योंकि उनके अंदर इतना तेजस और वर्चस्व रहता था कि उसकी वजह से हर आदमी अपने आप नतमस्तक होता था। मेरा कहने का आशय यही है कि अगर हमारी मातृशक्ति अपने आप को पहचान ले, जान ले, तो पुरुष से कहीं अधिक वो शक्तिशाली है। उसके अंदर दया है, करुणा है, सहिष्णुता है। सब कुछ होने के बाद भी अगर उसका स्वरूप अपने आप में जग जाए तो चंडी का रूप भी धारण कर लेती है। तो यहाँ हम लोगों का यही पर्पज है कि हमारी जो आधी जनसंख्या है, अगर पुरुषों की 60 करोड़ है तो महिलाओं की भी 60 करोड़ है। अभी तक उनको सुअवसर नहीं मिला है, लेकिन समर संघ ने ये सुअवसर उनको प्रदान कर रखा है और उनकी वाणी भी मुखर हो रही है, मुखर हो रही है। उसके अंदर बोलने की ताकत भी आ रही है, क्षमता भी विकसित हो रही है और उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो रहा है कि हमारे साथ हमारे भाई बंधु सब लोग खड़े हैं। ये ये जो हिम्मत आ रही है, ये समर संघ की वजह से आ रही है। ये अवसर उनको मिला हुआ है और एकजुटता जो है समर संघ की, उसके माध्यम से ही आ रही है। मेरा जो कहने का तात्पर्य है, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आप विजय प्राप्त करेंगे और आगे जाएंगे, क्योंकि नारी शक्ति, नारी युग, 21वीं सदी नारी युग है। ये बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां की हैं, वो निरर्थक नहीं है, सार्थक है। और पढ़ाई में भी देखिए, मेरिट स्कॉलर वो आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि जिधर भी उनका फोकस हो जाता है उधर ही वो अपने मन को एकाग्र कर लेती हैं। इसके पीछे एक ही राज है, वो है उनके अंदर एकाग्रता। एकाग्रता बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं विपश्यना साधना में भी जो महिलाएं पहुंचती हैं, जाती हैं, उनका जो शिविर होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। जो उपलब्धियां मिलती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां उनको मिलती हैं और वो अपने गृह मैनेजमेंट को देखते हुए, घर परिवार को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, बच्चों का निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण, ये सब कुछ वो सक्षम है इस बात के लिए। तो हमें उस जंजीर में जो जकड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे देश गुलामी की जंजीर से जकड़ा रहा मुगल पीरियड में, उस समय तो बिल्कुल पर्दा प्रथा थी और आज भी अभी पर्दा प्रथा गांव में है। इस पर्दा प्रथा को हमें हटाना पड़ेगा। गांव में जाकर के लोगों को बताना पड़ेगा कि ये हमारे लिए अभिशाप है, पर्दा प्रथा हमारे लिए अभिशाप है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। दूसरा, हमारे अंदर का जो संकोच है उसे भी निकालना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात है, उसको जो अबला कह दिया गया, उसको अपने आप में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं, अबला मैं नहीं, मैं सबला हूं। क्योंकि हमारा इतिहास बुद्ध काल या बुद्ध के पहले का काल, वो सब नारी शक्ति का ही था और हर बात में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। तभी ये देश हमारा स्वर्णिम सोने की चिड़िया कहा जाता था और विश्व गुरु कहलाता था। हमारे जो ये शंकराचार्य का युग आया बुद्ध के बाद, उन लोगों ने जो इतिहास लिखा वो इस बात का लिखा कि नारी जो है नरक की खान है।
लेकिन मंडन मिश्र के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ उसमें उनकी पत्नी ने भी शंकराचार्य से बहस किया और अंत में उनको हार माननी पड़ी। उस समय की जो स्थिति थी, भगवान बुद्ध के साथ भी उनका जो शास्त्रार्थ हुआ उसमें भी वो निरंतर हुए, लेकिन इतिहास में कुछ और लिखा गया और उन्होंने जो ये शब्द कहा, नारी नरक की खान, ये जो इतिहास में इन लोगों के शास्त्रों में ये जो सब लिखा गया, उसकी वजह से नारी के अंदर एक हीन भावना आती चली गई और उसको पर्दे के अंदर, घूंघट के अंदर, निरीह स्थिति में, दयनीय स्थिति में रखा गया। लेकिन फिर भी एक मैं इतिहास, एक हमारे यहाँ साक्षी रूप में मैं बताना चाहूंगा। साक्षी रूप में हमारे यहाँ एक मंदिर है पंथेश्वरी, वहां हर वर्ष नवरात्र में मेला लगता है। तो मेरे शंकराचार्य भी आए, उन्होंने अपने लेक्चर में यही शब्द कह दिया। तो एक महिला जो टीचर थी वो खड़ी होके वही बोलना शुरू किया और इतना निरुत्तर कर दिया कि उनको मंच छोड़ना पड़ गया। कहने का तात्पर्य यह है, अगर हमारी बहनें पढ़ी लिखी हैं और समर संघ की हैं तो इतिहास भी अब जान रही हैं, इतिहास का इनकी नियत को भी जान रही हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं बाहर से आए। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो तो अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहते थे, लेकिन बाहर से ये लोग जो आए, भीख मांगने का काम किया, जोड़ तोड़ का काम किया और इसके बावजूद कोई परिवार सहित नहीं आए थे। तो यही के स्त्रियों के साथ, बहन बेटियों के साथ शादी किया और जो संतानें पैदा हुई। तो कहने का तात्पर्य जो चीजें हैं, जैसे हमें अछूत कहा गया या सूत्र कहा गया, तो जो जितना भी हमारा मूल निवासी है वो शूद्र नहीं, वो शुद्ध है। शुद्ध को शूद्र बना दिया इन्होंने। शुद्ध शुद्ध किस मामले में कि हम लोग नैतिकता का जीवन व्यतीत करते थे, अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, सुसंस्कारित भी थे। तो जो भी हमारे यहाँ आपसी संबंध थे शादी ब्याह के, वो बड़े ही नैतिकतापूर्ण थे और इसकी वजह से जो हमारी संतानें होती थी वो संतानें वर्ण संकर नहीं थी। लेकिन इनकी जो संतानें हुई वो सब वर्ण संकर हुई। कहने का तात्पर्य है, तो इतना इतिहास बदल दिया गया, उल्टा सीधा कर दिया गया कि शुद्ध को शूद्र बना दिया। तो जो हमारा समर संस्कृति है वो बड़ी ही मजबूत है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्होंने हमारी संस्कृति पर हमला किया। यहाँ जब ये हर तरीके से आए, कभी व्यापार के माध्यम से आए, कभी यहाँ घूमने के उद्देश्य से आए और यहाँ धीरे धीरे करके तोड़ फोड़ करके धीरे धीरे ये सब आगे बढ़ते चले गए। आज भी हम अगर देखें तो 85 से 90% इस देश में मूल निवासी या समण ही हैं। तो कहने का तात्पर्य, अगर ये 85-90% हम हैं, ये चंद 10%, 15% अगर हैं, तो किस तरीके से शासन में ये आए? धराओगे शासन में आए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने इतिहास को भी जानना पड़ेगा और हमें अपने बच्चों को संस्कार भी देने पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें हमारी अपनी संस्कृति के विषय में, जो हमारे संस्कार हैं, वो संस्कार भी हमारे ही माध्यम से होते थे।
और उनका नामकरण इन्होंने बाद में अपने द्वारा किया, जबकि वो सारे के सारे संस्कार हमारे थे, चाहे वो विद्यारंभ संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, जो भी संस्कार हैं, विवाह संस्कार हो, बड़े ही विधि विधान से होते थे। जो परंपराएं थी बड़ी ही महत्वपूर्ण परंपराएं थी, लेकिन इन लोगों ने उनको अपभ्रंश कर दिया। लेकिन अब पुनः हम लोग जागृत हो रहे हैं और उन संस्कारों को पुनः हम जीवित कर रहे हैं। पुनर्जीवित करने के परिणाम स्वरूप हम अपने स्वरूप को भी पहचानते जा रहे हैं। जैसे हमने देखा हमारी जो यूनिवर्सिटीज थी, उन यूनिवर्सिटीज को किस तरीके से नष्ट नाबूद किया गया, किस तरीके से साहित्य को जलाया गया, किस तरीके से हमारे भिक्षु संघ को समाप्त किया गया। तो जो यहाँ से बाहर जा सकते थे, उन लोगों ने काफी कुछ साहित्य ले जा करके बाहर, और सम्राट अशोक के समय में जब ये घटनाएं हो रही थी, उसके बाद के समय में तो जैसे फाहियान था, वो भी यहाँ आया हुआ था, उसने भी काफी यहाँ से साहित्य अपने साथ लेके गया, श्रीलंका में अपने बच्चों को भेजा। तो जहां कहीं भी ये हमारी संस्कृति गई, वहां ये संस्कृति हमारी फलती फूलती रही। भारत से तो इन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट ही कर दिया था और अपनी संस्कृति यहाँ थोप दिया था, तो आज भी चल रही है। लेकिन हमारे 84,000 स्तूपा आज भी वो इतिहास के गौरव को बता रहे हैं। जैसे कभी कभी कहने लगते हैं कि संस्कृत 4,000 साल पहले की है, तो उन मूर्खों से पूछा जाए कि कहाँ आपके प्रमाण हैं। पाली भाषा का तो प्रमाण आपको मिल रहा है शिलालेखों के माध्यम से, ताम्रपत्रों के माध्यम से, हर जगह प्रमाण मिल रहा है, लेकिन इनका प्रमाण कहाँ है? ये कपोल कल्पित जो है बातें करके बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब सप्रमाण इनको दिया जाता है, तब इनकी गिंगी बज जाती है, आंखें नीची हो जाती हैं। तो जरूरत इसी बात की है कि हम अपने इतिहास के गौरव को जानें और उसको जानने के बाद अपने अंदर धारण भी करें। अगर इतना हम कर सकें तो निश्चित रूप से हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और आकर्षित करने के साथ अपने समण भाई बहनों को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो कुछ चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी बहनों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के निर्माण के लिए, तो जो एक शब्द कहा गया है, यत नारंत पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां पर नारी का पूजा और सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं। पूजा का मतलब ये नहीं है कि धूप दीप नैवेद्य लेकर के सुबह शाम उनकी आरती उतारें। मतलब अपने विचारों से, जो भी विचार उनके हैं, उनकी सहमति लेना भी बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ हम समण संघ में हाउस बैठता है, सबकी सहमति से कोई विचार उद्धृत किया जाता है, सर्वमान्य होता है। उसी तरीके से घर परिवार है, वो घर भी एक संस्था है, परिवार एक संस्था है, छोटा बड़ा सभी है। उसमें सबकी सहमति से अगर काम हो तो निश्चित रूप से अच्छा होता है। जैसे हम यहाँ 2 बेटे, 2 बहू, पोती पोता और एक छोटा नवजात 3 महीने का पोता, ये सारे के सारे जैसे आज अब इकट्ठे हुए हैं, बेटी, दामाद, नातिन, संदिन, ये 4 लोग 12 लोगों का ये परिवार एक साथ रहता है, एक साथ खाना बनता है, एक संग। शॉर्ट करना प्लीज। जी जी। इस तरीके से बच्चों का जो निर्माण हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
दादी बाबा, नानी नाना, जो भी ये होते हैं, बच्चों को जो सीख देते हैं, जो संस्कार देते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये महत्वपूर्ण संस्कारों की जो परंपरा है, न्यूक्लियर फैमिली में ये चीजें उपलब्ध नहीं है। जैसे अभी हमने एक देखा कि हमारे बच्चों के साथ जो एट्रोसिटी होती है, वो क्यों होती है? उसमें जरूरत इसी बात की है कि उनके अंदर हम इतना साहस भर दें। अब जैसे हम एक उदाहरण अपना ही देना चाहेंगे। मेरी बेटी ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी, पढ़ने में भी तेज। किसी लड़के ने जरा सी बदतमीजी किया तो ही बेटी ने उसको धूम धड़ाका कर दिया। मेरे पास शिकायत है एचओडी की, बुलाए गए। हमने कहा देखिए, कोई भी जरा सा गलत करेगा तो बेटी माफ नहीं करेगी, ये आपने देख लिया है। तो उसका परिणाम थोड़ा सा, क्योंकि वो सवर्ण थे तो इसलिए उसके नंबर जरूर कम कर दिए, लेकिन थ्योरी वगैरह में इतने अच्छे नंबर थे कि उसको प्रथम श्रेणी से रोक नहीं सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने बच्चों को बुजदिल नहीं बनाना है, साहसी बनाना है। अपने इतिहास के गौरव को भी उनको बताना है कि हमारा इतिहास का गौरव ये रहा है। हम कोई उस तरीके के नहीं है हम आपकी गलत बातों को बर्दाश्त कर सके। तो मैं अपने बहनों से यही कहना चाहूंगा कि हमें बच्चों को निरीह नहीं बनाना है, साहसी बनाना है, हिम्मती बनाना है, ज्ञानवान बनाना है, संस्कारवान बनाना है। शिक्षा के साथ विद्या से ओतप्रोत भी करना है। शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन हो सकती है, लेकिन विद्या जीवन जीने की कला होती है। इसलिए अपने पाठ्यक्रम के अलावा अपने सारे साहित्य का भी अध्ययन करने की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो साहित्य लिखा, सावित्रीबाई फूले का साहित्य, पेरियार साहब का साहित्य, ज्योतिबा फूले का साहित्य, संत कबीर का साहित्य, संत रविदास का साहित्य, ये साहित्य हमारे जीवन का, समाज का दर्पण है। अगर इसको हम आत्मसात कर सकें तो निश्चित रूप से हम जाने वास्तव में हमारे संत किस तरीके से थे, समाज को किधर ले जाना चाहते थे। ये चीजें अगर हम पढ़ेंगे, केवल हम कोर्स की बात ना करें, कोर्स में ही हम इतना पारंगत ना हो, अन्य चीजों को भी हम पढ़े लिखें, समझें और अपने अंदर आत्मसात करें। आज का मेरा वक्तव्य यही है, मेरा कहना यही है कि स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर आगे चले। कोई ना 19 है, ना कोई 21 है, सब बराबर हैं। नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। इस बात को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। मुझसे अगर कोई गलती हो, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि।